गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन लॉ, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का पार्टिकल फिजिक्स वाला हिस्सा, जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल और उससे रिलेटेड कंजर्वेशन लॉ तक का प्रोसेस हमने ख़त्म किया था। और साथ ही लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता कर गया था कि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक मॉडल है। किस प्रकार का मॉडल है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स अभी तक 12th क्लास में भी पढ़ी है। उसके आगे भी अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या जहाँ भी आपने पढ़ी होगी, ये 12th क्लास के अंदर हम न्यूक्लियर और एटॉमिक कुछ मॉडल पढ़ा करते थे। जैसे एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था सबसे पहले डोल्टन मॉडल। डोल्टन ने एटम का सबसे पहले मॉडल दिया और डोल्टन ने यह बताया कि उस मॉडल में कि परमाणु एक खोखला गोला है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि खोखला है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो हम विभाजित भी नहीं कर सकते किसी के अंदर। इसके बाद थॉमसन मॉडल आता है। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि रदर के जो डोल्टन मॉडल था उसमें एक कमी रह गई कि उसने ये कह दिया कि परमाणु एक खोखला गोला है, जबकि वो खोखला ना होकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो तरबूज के बीज की तरह हर जगह विद्यमान है उसके अंदर। और उसे उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से तुलना करके उसने उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बाद में एक मॉडल और आता है कि रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि थॉमसन मॉडल भी एक गलती कर रहा है, क्योंकि उसने ये कह दिया कि तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं परमाणु में, लेकिन कहीं भी नहीं हो सकते। अल्फा कणों की जब बौछार की जाती है तब ये पता चलता है कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कि नाभिक जो होगा, सेंटर परमाणु का, खोखले गोले का जो सेंटर होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, वहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है जो अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से थॉमसन मॉडल का भी खंडन हो जाता है। बाद में निल्स बोहर मॉडल आता है, वो रदरफोर्ड मॉडल का खंडन करता है। बाद में बोर की भी कुछ असफलताएं होती हैं जिसे वेक्टर एटम मॉडल में सोल्व किया जाता है। तो ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। एटॉमिक फिजिक्स में अलग अलग एटम के मॉडल दिए गए। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 3 तरह के मॉडल दिए गए। न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला मॉडल दिया गया एलडीएम मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो हम अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे। दूसरा मॉडल दिया गया सेल मॉडल, कोशीय मॉडल, कि नाभिक का कोश कैसा हो सकता है, उससे रिलेटेड कोशों की स्थिति कैसी कैसी होंगी। जैसे परमाणु के अंदर कोश होते हैं वैसे ही नाभिक के अंदर भी कोश होते हैं क्या। तो ये सब डिस्कशन हम अगली यूनिट में करने वाले हैं। अगली तीसरी वाली जो स्थिति है वो है कलेक्टिव मॉडल, कि कलेक्टिव मॉडल का मतलब है संग्रहण मॉडल, यानी लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल, इन दोनों ही मॉडलों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें संग्रहित करके एक नया मॉडल बना दिया गया जिसे संग्रहण मॉडल कहा गया, तो कलेक्टिव मॉडल नाम दिया गया। ये 3 मॉडल न्यूक्लियर फिजिक्स में हैं। तो जैसे एटॉमिक फिजिक्स में एटम के लिए मॉडल थे, वैसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के लिए मॉडल थे। अब बात कर रहे हैं हम, यहाँ पार्टिकल फिजिक्स वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए भी कोई मॉडल होना चाहिए। तो यहाँ जो मॉडल है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है पूरा अपने एग्जाम का, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को दो आप, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साथियों क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल। अब देखो, क्वार्क मॉडल को हम अगर डिस्कस करें तो देखो, क्वार्क मॉडल को सबसे पहले ये बताते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1964 में आता है। 1964 में 2 व्यक्ति थे, गेलेमान व ज्विंग। गेलेमान व ज्विंग। तो हम चलते हैं क्वार्क मॉडल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर।
1964 में बच्चों दो व्यक्ति, एक तो था गेलेमान और दूसरा था निशिजिमा। गेलेमान और निशिजिमा जापानी व्यक्ति थे। इन मिलकर 1964 में एक मॉडल दिया, क्वार्क मॉडल। ठीक है, इन दोनों ने क्वार्क मॉडल देते समय क्या बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स हैं, जितने भी क्या हैं, हेड्रॉन्स, जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो सभी हेड्रॉन्स कौन कौन से होते हैं? हेड्रॉन्स देखो होते हैं मेसोन्स एंड बेरियंस। मेसोन एंड बेरियन। अब मेसोन कौन से होते हैं? मेसोन देखो होते हैं पाइयोन, केओन, ईटा मेसोन, ये मेसोन फैमिली के सदस्य हैं। बेरियन कौन से हैं? बेरियन है न्यूक्लियन और हाइप्रोन। हाइप्रोन में फिर सिग्मा, कैस्केड, ओमेगा, लेमडा, ये फैमिलियां आ जाती हैं। तो जितने भी हेड्रॉन्स हैं, गेलेमान व निशिजिमा ने 1964 में ये मॉडल देते वक्त ये बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स हैं, अर्थात जितने भी मेसोन और बेरियंस हैं, अर्थात वो जो लिस्ट बनाई थी हमने उसमें केवल लेप्टॉन्स को छोड़ दो, बाकी सभी हैं। तो जितने भी हेड्रॉन्स हैं उन हेड्रॉनों की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो बने हुए हैं किसी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों से, और उन पार्टिकलों को ही क्या कहा गया? उन पार्टिकलों को ही कहा गया क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क कण। ये क्वार्क कण कहलाए जिनसे हेड्रॉन्स बने हुए हैं। यानी हेड्रॉन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट, कंपोजिशन जो है वो किससे बना हुआ है? क्वार्क से बना हुआ है। अब क्वार्क की क्या खास बातें हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो, क्वार्क की जो स्पेशली खास बातें हैं वो दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये है कि क्वार्क पार्टिकल जो हैं वो ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी स्पिन यानी चक्रण का मान, जिनकी स्पिन चक्रण का मान, चक्रण को एस से लिखते हैं, चक्रण का मान 1/2 हो। कितना हो? 1/2। जिनकी स्पिन 1/2 होगी वो क्वार्क पार्टिकलों की श्रेणी में क्वार्क पार्टिकल हो सकते हैं। यानी क्वार्क पार्टिकलों की स्पिन 1/2 ही होनी चाहिए। लेकिन हम तो ये पहले से जानते हैं कि जिसकी स्पिन हाफ ऑड इंटीजर है, अर्ध विषम पूर्णांकी है, वो क्या कहलाएंगे? अर्ध विषम पूर्णांकी तो फर्मियोन कहलाते हैं। फर्मियोन कहलाते हैं ये तो ये कण क्या कहलाएंगे? फर्मी कण कहलाएंगे। ये कण कहलाएंगे फर्मी कण। तो हमें ये ध्यान देना है कि क्वार्क पार्टिकलों की स्पिन इतनी होती है और जिनकी स्पिन हाफ ऑड इंटीजर होती है, अर्ध विषम पूर्णांकी होती है, वो क्या कहलाते हैं? फर्मियोन कहलाते हैं। दूसरी बात कि क्वार्क पार्टिकल जितने भी हैं वो देखो हेड्रॉन्स होंगे। हेड्रॉन्स में मेसोन्स और बेरियंस की स्थितियां होंगी। अब ये सभी स्थितियां बेरियन नंबर रखती हैं। इन सभी स्थितियों का एक बेरियन संख्या संरक्षण क्वांटम संख्या होगी। इनकी बेरियन क्वांटम संख्या होगी। बेरियन क्वांटम संख्या को हम बी से लिखते हैं और वो बेरियन क्वांटम संख्या होगी इनकी 1/3। देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन ये क्वार्क मॉडल ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा। क्या कन्फ्यूजन होने वाला है कि सर आपने तो ये बताया था, अभी जब बेरियन संरक्षण नियम पढ़ाया था तब ये बताया था कि बेरियन बी का मान तो 3 ही होता है। या तो बेरियन अगर कोई नंबर है, बेरियन है कोई पार्टिकल, तो उसके लिए +1 होता है, एंटी बेरियन है उसके लिए -1 होता है, और जो ना बेरियन है ना एंटी बेरियन है उसके लिए 0 होता है। तो ये फिर 1/3 क्यों आया? क्योंकि बेरियन संख्या संरक्षण नियम ये कहता है कि बेरियन के 3 ही हिस्से हो सकते हैं, क्वांटम संख्या के नंबर 3 ही हो सकते हैं, या तो +1 या -1 या 0। अगर बेरियन है तो +1, अगर एंटी बेरियन है तो -1,
और अगर दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब है 0 होगा उसका मान, बी का मान। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, बेरियन संख्या 1/3 आ रही है। देखेंगे आगे कारण क्यों 1/3 आया, इसका क्यों इसकी स्पिन 1/2 डिफाइन की गई। अब एक खास बात और है यहाँ पर कि हमें इसका चार्ज और पता करना है कि किस प्रकार का चार्ज होगा इसमें। देखो आवेश की अगर हम बात करें, अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश के बारे में हम ये कहेंगे कि इसका जो चार्ज होता है क्वार्क, वो क्वार्क का आवेश होता है या तो +2/3e या फिर -1/3e, या तो +2/3e होगा या -1/3e होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पहले आपने 12th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो कि आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है और आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और आवेश का क्वांटीकरण लिखते हैं हम Q = ±NE से, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है, एक n एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है ये। अब देखो E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इंटीजर है, प्लस माइनस Q +NE होता तो Q प्लस ये n ये E, और या फिर Q -NE होता, Q -NE। लेकिन यहाँ n देखो कैसा है, n पूर्णांक है क्या, नहीं है, यानी आवेशों के क्वांटीकरण, इसे बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण की पालना नहीं करता है कौन, क्वार्क। क्वार्क एकमात्र अपवाद है आवेशों के क्वांटीकरण का, आवेशों के संरक्षण नियम का, आवेशों के क्वांटीकरण का एकमात्र अपवाद है, जो आवेशों के संरक्षण नियम की तो पालना कर देता है आगे जाके, लेकिन आवेशों के क्वांटीकरण की पालना नहीं करता। एकमात्र अपवाद है आवेशों के क्वांटीकरण का पूरी प्रकृति में क्वार्क, जिसके आवेश ये होंगे, या तो ये होगा +2/3e या होगा -1/3e। बेरियन संख्या होगी इसकी +1/3e, स्पिन होगी इसकी 1/2। अब अगली स्थिति हम देखते हैं। अगली स्थिति जो है वो एक आखिरी स्थिति और डिस्कस कर रहा हूं मैं, यहीं डिस्कस कर लेता हूं कि क्वार्क जो है वो एक से अधिक प्रकार के पाए गए और अलग अलग समय पे ये पाए गए, तो इनकी अलग अलग समय के आधार पर इनकी जनरेशंस डिसाइड की गई कि कौन सी जनरेशन का क्वार्क होगा। तो हम यहाँ ये कह देंगे कि क्वार्क की कुछ जनरेशंस हैं, कुछ पीढ़ियां हैं। क्वार्क की सामान्यतः 3 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस। क्वार्क की सामान्यतः कितनी पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशन, 3 जनरेशंस हैं। अब वो कौन कौन सी जनरेशंस हैं, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ कौन सी यूटिलाइज होती है, किसका स्पिन कितना होता है, किसका मास कितना होता है, किस पे कितना चार्ज होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पीढ़ियां हैं और 3 पीढ़ियों में क्वार्क की स्थितियां कैसी कैसी होंगी। तो ध्यान रखेंगे, क्वार्क मॉडल सबसे पहले 1964 में गेलेमान और निशिजिमा ने दिया। इन्होंने ये बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स थे, चाहे मेसॉन्स हों चाहे या बेरियंस हों, वो उनका जो कंपोजिशन है वो क्वार्क कणों से मिलके बना है और क्वार्क कणों की 3 पीढ़ियां हैं और हर क्वार्क का चक्रण का मान 1/2 होगा, बेरियन संख्या 1/3 होगी, आवेश जो होंगे या तो +2/3 होंगे या फिर -1/3 होंगे, जो कि आवेशों के क्वांटीकरण नियम की पालना नहीं करते। ये अपवाद हैं आवेशों के क्वांटीकरण नियमों के।
अगली अगली बात करते हैं। देखो, आवेशों की जो जनरेशंस हैं क्वार्कों के आधार पर, तो क्वार्क के जनरेशन को हम डिफाइन करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि क्वार्क की जनरेशन, क्वार्क की क्या हो गई, पीढ़ियां, कि पीढ़ियां कैसी हैं, क्वार्क जनरेशन। अब क्वार्क जनरेशन में क्वार्क कैसा है वो लिख देंगे। उस क्वार्क पर चार्ज कैसा है, आवेश कैसा है, वो लिख देंगे। उस क्वार्क का चक्रण का मान कितना है, स्पिन का मान, वो लिख देंगे। और साथ ही हम लिख देंगे कि क्वार्क का द्रव्यमान कितना है, मास। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में लगभग हम द्रव्यमान को एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, पदों में लिखेंगे हम। अब बात करते हैं कि कैसी जनरेशंस हैं, उनमें कैसे क्वार्क्स होंगे। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के क्वार्क हैं, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में दो तरह के क्वार्क हैं। एक क्वार्क तो है यू और एक क्वार्क है, क्वार्क की सामान्यतः 3 पीढ़ियां हैं, इसमें लिख देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में दो क्वार्क हैं, एक तो है यू क्वार्क और एक है डी क्वार्क। इसे यू को बोलते हैं अप क्वार्क और डी को बोलते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। इनका जो चार्ज है वो देखेंगे अभी। पहले जनरेशंस देख लेते हैं हम। दूसरी जो जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में भी दो स्थितियां हैं। एक है एस क्वार्क, एस क्वार्क को बोलते हैं स्ट्रेंज क्वार्क, विचित्र क्वार्क। और एक है सी क्वार्क, सी क्वार्क को बोलते हैं चार्म क्वार्क, चार्म, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो फिर एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। फर्स्ट जनरेशन में यू और डी क्वार्क हैं, सेकंड जनरेशन में एस और सी क्वार्क हैं, और थर्ड जनरेशन में है टी और बी। टी क्वार्क को बोलते हैं टॉप क्वार्क और बी क्वार्क को बोलते हैं बॉटम क्वार्क, बॉटम। इसे ब्यूटी क्वार्क भी बोलते हैं। सबसे सुंदर क्वार्क होगा ये, इसलिए इसे क्या बोला गया होगा, ब्यूटी क्वार्क भी बोला गया होगा। सुंदर कैसे होगा सुंदर, दिखता है क्या ये, नहीं दिखता। अरे जब नाभिक के कण ही नहीं दिखते तो नाभिक के कणों का कंपोजिशन है ये, तो नाभिक के कण इनसे बने हैं, तो ये कैसे दिखाई देंगे। तो ब्यूटी क्वार्क इसे कुछ सोच के नाम दिया गया होगा, तो आगे देखेंगे कभी कि क्यों दिया गया होगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे कभी। अभी याद रखेंगे 3 जनरेशन है और तीनों जनरेशनों में दो दो क्वार्क हैं। लेकिन ये वाले जो दो क्वार्क हैं, क्वार्क, ये अप और डाउन क्वार्क होते हैं डबलेट, डबलेट। ये दोनों क्वार्क हमेशा एक साथ आते ही आते हैं। एक साथ आते हैं का मतलब एक साथ जनरेशन में डेवलप हुए थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था। जिस समय ये डेवलप हुआ था उसी इंस्टेंट पॉइंट पर ये डेवलप हुआ था। ये तो बहुत बाद में डेवलप हुए थे, ये तो 94 95 में डेवलप हुआ था, ये लगभग 74 में डेवलप हुआ था, ये 84 85 के आसपास डेवलप हुए थे। ये दोनों एक साथ एग्जैक्ट एक ही टाइम पर डेवलप हुए थे, इसलिए इन्हें डबलेट बोला गया। ये सब अलग अलग डेवलप हुए थे, इसलिए इन्हें सिंगलेट बोला गया, इन्हें बोला गया सिंगलेट। ये भी क्या है, सिंगलेट। ये भी क्या है, सिंगलेट। और ये भी क्या है, सिंगलेट। ये सब सिंगलेट हैं, ये केवल एक डबलेट है,
क्योंकि एक साथ डेवलप हुए। अब बात करते हैं हम चार्ज की कि आवेश कैसा रहा होगा इनका। तो देखो यू क्वार्क, एस क्वार्क, सॉरी यू क्वार्क, सी क्वार्क और टी क्वार्क का आवेश क्वार्क के दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो +2/3e या -1/3e। तो 2/3e होगा अप क्वार्क का, डाउन क्वार्क का होगा -1/3e, फिर स्ट्रेंज क्वार्क का होगा -1/3e, फिर चार्म क्वार्क का होगा +2/3e, फिर टॉप क्वार्क का होगा +2/3e, और फिर बॉटम क्वार्क का होगा -1/3e। देखो इन्हें याद करना पड़ेगा। मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, जैसे कभी मैंने किया था वैसे ही हो सकता है आपको भी याद हो जाए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप केवल पहले पहले वाले का याद रखो, सीक्वेंस याद होनी चाहिए UDSCTB। अगर यू क्वार्क का आपको याद है 2/3e, तो दो ही तरह के क्वार्क होते हैं और हर जनरेशन में एक क्वार्क +2/3 होगा तो एक -1/3 होगा। अब बस पहले पहले का याद रख लो, यू का +2/3 है, तो इस जनरेशन का जो दूसरा होगा वो माइनस का होगा ही होगा, तो -1/3 आ गया। अब अगली जनरेशन में क्या है कि जहां पहली जनरेशन खत्म हुई है उसी को वापस लिख दो, तो -1/3 लिख दिया इसका। और अब इस जनरेशन में दो हैं, इस जनरेशन में ये दो हैं, तो देखो इस जनरेशन के ये दो हिस्से थे, इस जनरेशन के ये दो हिस्से थे, यू और डी क्वार्क। तो अगर हम कि +2/3 -1/3 सेकेंड जनरेशन में जहां फर्स्ट जनरेशन खत्म हुई वही चार्ज वापस आ गया। अब इस जनरेशन में एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो माइनस वाला तो आ गया, प्लस वाला लिख देंगे। अगली जनरेशन में क्या होगा, अगली जनरेशन में वही लिख दिया जाएगा जो नीचे वाला था, क्योंकि यहाँ भी तो यही लिखा था, यहाँ भी वापस वही लिख देंगे। और इसमें एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो प्लस वाला आ गया तो माइनस वाला अपने आप आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, आप अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हो। मैंने एक ट्रिक बताई है, अगर आपको अच्छी लगे डेफिनेटली उसे चूज कीजिए, लेकिन कैसे भी करके इसे याद रखना है आपको। अब बात करते हैं चक्रण की। तो हमने तो ये पहले ही कह दिया था कि प्रत्येक क्वार्क का चक्रण कितना होता है 1/2, तो इसका भी 1/2 होगा, 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 1/2 होगा। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, इन दोनों का द्रव्यमान लगभग इक्वल होता है, क्योंकि एक ही टाइम पर डेवलप हुए थे। इनका होता है 0.33 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 0.33 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आई, उस सेकेंड जनरेशन में एस क्वार्क का जो मास है वो है 0.47, और इसका है सी क्वार्क का 1.58 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये द्रव्यमान है दोनों के। सेकेंड जनरेशन जो है वो अलग अलग टाइम पर थी, ये दोनों एक साथ डेवलप हुए थे, ये अलग अलग टाइम पर डेवलप हुए थे। तो अब अपन बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन की बात हो गई, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं सी क्वार्क और टी क्वार्क और बी क्वार्क की। तो टी क्वार्क का जो द्रव्यमान है वो है 4.58 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी क्वार्क का जो द्रव्यमान है वो है 180 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 180 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, याद रखेंगे। ये जो तीनों क्वार्क हैं, इन तीनों क्वार्क की कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। क्या स्पेशल कंडीशंस हैं वो अभी बता दी जाएंगी। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। 3 जनरेशन है, हर जनरेशन में 2 क्वार्क हैं। पहली जनरेशन में यू और डी क्वार्क हैं, दूसरी जनरेशन में एस और सी क्वार्क हैं, तीसरी जनरेशन में टॉप और बॉटम क्वार्क हैं। इन आवेशों को याद रखने का एक तरीका और भी है, मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। जैसे देखो, अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। तो जो प्लस होगा वो ऊपर होगा, जो माइनस होगा वो नीचे होगा। इसमें देखो, टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम का मतलब होता है नीचे। तो टॉप वाला प्लस होगा, ऊपर होगा, और बॉटम वाला माइनस होगा, नीचे वाला। अब बात रही इन दोनों की, तो इन दोनों को या तो सीधा याद रख लो, या अगर नहीं याद रख सकते तो एक तरीका और बताता हूँ। देखो, चार्म का मतलब क्या होता है? चार्म का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक बच्चा है छोटा, बहुत चार्मिंग बच्चा है, बहुत चार्मनेस है उसके चेहरे पर, मतलब वो एक पॉजिटिविटी देता है हमें। चार्मनेस पॉजिटिविटी का द्योतक है, तो चार्म वाला पॉजिटिव हो जाएगा,
और स्ट्रेंज वाला फिर क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो किसी भी तरीके से याद रखिए, याद रखना है केवल हमें। चक्रण का मान 1/2 होगा इनका सबका, द्रव्यमान सबके लिख दिए हैं। अब कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं। यू, डी और एस, ध्यान देंगे, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यू, डी, एस, ये 3 क्वार्क ऐसे हैं, ये 3 क्वार्क ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुए। यू, डी और एस, यू, डी और एस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुए, और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का निर्माण इन्हीं 3 क्वार्कों से मिलकर होता है। ठीक है, यानी हम जितने भी गाइगेंटिक वर्ड की चीजें देखते हैं वो सब इसी से मिलके बनी होती हैं। लेकिन ब्रह्मांड खुद किससे मिलके बना होता है, यूनिवर्स का ओरिजिन किससे हुआ, उसकी बात करते हैं। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन होता है वो है सी, टी और बी। सी, टी और बी, ये 3 क्वार्क जो है हैवी क्वार्क हैं, बहुत भारी क्वार्क हैं। इनका द्रव्यमान ज़्यादा है बजाय कि इनसे, तो ये बहुत भारी क्वार्क हैं। भारी क्वार्क होने के कारण ये यूनिवर्स के डेवलपमेंट के टाइम डेवलप हुए थे, उसके बाद नष्ट हो गए, या फिर जैसा भी इनकी स्थिति थी, यूनिवर्स के ओरिजिन के टाइम पर सी, टी, बी क्वार्क मौजूद थे। लेकिन आज गाइगेंटिक वर्ड में जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको हम पहले 3 क्वार्क यू, डी व एस क्वार्क के आधार पर समझेंगे, समझने वाले हैं। तो पूरा का पूरा क्वार्क मॉडल एक तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा क्वार्क मॉडल किस पर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा क्वार्क मॉडल लगभग 99% यू, डी व एस क्वार्क पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अगली स्टेज की। मैं एक क्वांटम संख्या जनरेट करता हूं प्रत्येक क्वार्क के लिए, कि हर क्वार्क की एक क्वांटम संख्या होगी और वो कितनी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, देख लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की। तो नेक्स्ट स्थिति में देखिए बच्चों, क्वार्क क्वांटम संख्या, क्वार्क क्वांटम नंबर, क्वार्क क्वांटम नंबर की बात करते हैं कि क्या होता है क्वार्क क्वांटम नंबर। तो देखो, प्रत्येक क्वार्क, अगर हम बात करें क्वार्क की, तो क्वार्क कौन कौन से होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ये क्वार्क्स हैं। अब मान लो मुझे किसी क्वार्क की स्थिति चेक करनी है, मुझे चेक करना है अप क्वार्क की अपनेस, अपनेस चेक करनी है। ठीक है, अपनेस कैसी होगी इसकी। सिमिलरली मुझे डाउननेस भी चेक करनी है सभी क्वार्कों की, डाउननेस, अपनेस, डाउननेस। अप क्वार्क की अपनेस होती है, डाउन क्वार्क की डाउननेस होती है। तो हम एक के लिए नहीं करेंगे, सभी के लिए करेंगे अपनेस चेक, सभी के लिए डाउननेस चेक करेंगे, सभी के लिए स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे, स्ट्रेंजनेस, सभी के लिए हम चार्मनेस चेक करेंगे, चार्मनेस, सभी के लिए हम टॉपनेस चेक करेंगे,
और सभी के लिए हम बॉटमनेस चेक करेंगे। ये हमें चेक करना है बच्चों। अब देखो इसके लिए अप क्वार्क का अपनेस कितना होता है, तो अप क्वार्क तो होता ही अप ही है, तो उसका अपनेस तो होगा ही, उसका अपनेस होता है +1। क्या होता है? +1। अभी हम ये देखते हैं केवल कि 1 होता है कि क्या होता है, प्लस माइनस की बात हम बाद में कर लेंगे। इसका 1 होता है। ऐसे ही डाउन क्वार्क का अपनेस 0 होता है, स्ट्रेंज का 0 होता है, चार्म का, टॉप का, बॉटम का, सबका 0-0 होता है, केवल अप का ही अपनेस होगा। ऐसे ही केवल डाउन क्वार्क का ही डाउननेस होगा 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। ऐसे ही स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजनेस होगा 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। ऐसे ही चार्म क्वार्क का चार्मनेस होगा 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। इसी तरह से टॉपनेस क्वार्क का, अप क्वार्क का टॉपनेस 0 होता है, केवल टॉप क्वार्क का ही टॉपनेस होगा 1, बाकी सब 0। ऐसे ही बॉटम क्वार्क का 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। तो ये इनके क्वांटम संख्याएं हैं। अब किस प्रकार की क्वांटम संख्याएं वो देखो। अप क्वार्क पॉजिटिव चार्ज था +2/3, तो ये +1 होगा। डाउन क्वार्क नेगेटिव था तो ये नेगेटिव होगा। स्ट्रेंजनेस नेगेटिव था, नेगेटिव होगा। चार्म क्वार्क पॉजिटिव था, पॉजिटिव होगा। टॉप क्वार्क पॉजिटिव था, पॉजिटिव होगा। बॉटम क्वार्क नेगेटिव होगा, नेगेटिव था, नेगेटिव होगा। तो ये इनके क्वांटम संख्याएं हैं कि कौन से क्वार्क की कौन सी क्वांटम संख्या है और वो किस प्रकार की क्वांटम संख्या होने वाली है। तो ये इनकी क्वांटम संख्याएं हैं सभी की। अप क्वार्क की अपनेस +1, डाउन क्वार्क की डाउननेस -1, स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस -1, चार्म क्वार्क की +1, टॉप क्वार्क +1, बॉटम क्वार्क की बॉटमनेस -1, बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे वैल्यूज। तो ये सब हमने बता दिया है आपको। इसके अलावा कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और ध्यान रहनी चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके अलावा अगर मैं ये कह दूं कि अपने स्क्वार्क, डाउननेस क्वार्क, स्ट्रेंजनेस, चार्मनेस, टॉपनेस, बॉटमनेस, ये सब हमने देख लिया। मैंने अभी आपको ये बताया था कि 3 तरह के क्वार्क हैं प्रकृति में इस समय, U, D और S। C, T और B तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय पे डेवलप हुए थे, ओरिजिनेटेड टाइम। अब उनकी स्थिति को डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, केवल ये 3 ही डिटेल में पढ़े जाएंगे, U, D और S क्वार्क ही। तो स्पेशली आपको ये 3 ही याद रखने हैं क्वांटम संख्याएं। तो U, D और S क्वार्क, क्वार्क तो टोटल 6 होते हैं, C, T और B भी होते हैं। तो देखो ये क्वार्क पार्टिकल हैं और हमने इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आए हैं कि हर कण का एक प्रतिकण होता है, तो इनका भी तो एक प्रतिकण होगा, एंटी पार्टिकल होगा। हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होगा। तो उस एंटी क्वार्क को कैसे लिखेंगे? U बार, D बार, S बार, C बार, T बार, B बार। यानी हर क्वार्क, ये तो है क्वार्क और ये क्या है? एंटी क्वार्क। एंटी क्वार्क, एंटी क्वार्क प्रति क्वार्क कहलाते हैं ये। तो हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होगा, हर पार्टिकल का एक क्वांटम नंबर होगा, उसका एंटी क्वांटम नंबर भी होगा। जैसे अगर मैं अपने इसकी बात, अप क्वार्क की क्वांटम संख्या करूं +1 होता है, अप क्वार्क की क्वांटम संख्या +1 है, तो एंटी पार्टिकल की क्वांटम संख्या उल्टी हो जाएगी -1। इसकी +-1 है तो इसकी हो जाएगी +1, इसकी -1 है तो इसकी +1, इसकी +1 है तो इसकी -1, इसकी +1 है तो -1, इसकी -1 है तो इसकी +1। ये जस्ट उल्टा हो जाता है, एंटी क्वार्क उल्टा जस्ट रिवर्ट हो जाता है। तो पहली चीज तो ये देखेंगे कि हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होता है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि हर एंटी क्वार्क की स्थिति में उसका क्वांटम संख्या क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे यहां बदल गई थी कि इस स्थिति में देखो, अप क्वार्क के लिए ये +1 होता, तो अप क्वार्क के एंटी पार्टिकल के लिए ये -1 होता। तीसरी एक स्थिति और है कि हर चार्ज,
हर क्वार्क का जो चार्ज है, जैसे मान लो इसका चार्ज +2/3 होता, यू क्वार्क का चार्ज +2/3 होता है, तो यू बार का होता -2/3। हर क्वार्क का चार्ज एंटी क्वार्क के चार्ज के अपोजिट होता है, यानी क्वार्क व एंटी क्वार्क के आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। दूसरा, क्वार्क और एंटी क्वार्क का क्वांटम संख्या भी अपोजिट होता है। क्वार्क व एंटी क्वार्क की क्वांटम संख्या भी विपरीत होती है, अपोजिट होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक का हमने बेसिक क्वार्क मॉडल का ढांचा बना लिया है। इसी क्वार्क मॉडल के ढांचे को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए।